जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो बच्चों बिल्कुल तैयार हो जाइए ग्रुप एक्स के लिए, और प्रिपरेशन में किसी भी तरह की कोई भी ढील नहीं होनी चाहिए। अगले ये 3 मंथ्स आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम कुछ स्ट्रेटेजिक प्लान लेकर आए हैं जो अगले 3 मंथ्स के लिए आपके होंगे, जो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपके होंगे ग्रुप एक्स के लिए। और लास्ट जो हम पिछले 5 या 10 साल से इनके ट्रेंड्स को देखते आ रहे हैं, हम तो कुछ ट्रेंड्स चेंज हुआ अग्निवीर के आने से, तो लास्ट जो भी ट्रेंड्स हमारे अग्निवीर तक या उसके कुछ पहले तक के हैं वहाँ तक की हम स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। और यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी प्रिपरेशन आने वाले एग्जामिनेशन के लिए होनी चाहिए। तो चलिए तैयार हो जाइए और देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजिक प्लान इसके लिए, बहुत ही एक बेहतर सा स्ट्रेटेजिक प्लान एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए क्या होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो अलजेब्रा प्राइम है, और अलजेब्रा एक ऐसा पार्ट है जो कि हर साल ये अनप्रेडिक्टेबल रूप से आता रहता है, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा इस तरह से आता रहता है। अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं अलजेब्रा में पढ़ने के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, जो इनमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मैं लिखता जाऊँगा। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे आने हैं प्रश्न। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटीज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख दे रहा हूँ। बट परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बायनोमियल थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉग और बाइनरी से कभी एक से आता है कभी दूसरे से आता है, ठीक है, दोनों एक साथ बहुत रेयरेस्ट देते हैं। तो आप या तो लॉग या तो बाइनरी, इसके लिए आप जा सकते हैं। तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट इनको लिखूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट को नहीं लिखूंगा। तो ये पूरा अलजेब्रा की प्लानिंग रहती है। अब इसमें क्या होता है कि किसी सेक्शन से, जैसे लॉग या बाइनरी से कभी कभी वो छोड़ देता है, हो सकता है बाइनोमियल से कभी एक क्वेश्चन छोड़ दे, यहाँ से ले ले और फिर सीक्वेंस एंड सीरीज से ले ले या फिर क्वाड्रेटिक से ले ले। तो ये जो रोटेशन होता है ये बार बार चलता रहता है। हम अगर ये कहें कि सबसे एक एक क्वेश्चन लेगा तो आप खुद देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 क्वेश्चन अकेले आपके अलजेब्रा से, जबकि पूरे आते हैं 25 क्वेश्चन ही, बाकी कहाँ से आएंगे। तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, यहीं पे वो रोटेशन करता रहता है कि जैसे मान लो सीक्वेंस एंड सीरीज से किसी ईयर 2 क्वेश्चन उसने लिया है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से 2 क्वेश्चन लिया है, सेट से आपका 1 क्वेश्चन कर लिया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 क्वेश्चन कर लिया है, और पीएनसी से 1 क्वेश्चन कर दिया है, बाइनोमियल से 1 कर दिया। हो सकता है लॉग वो छोड़ दे, हो सकता है बाइनरी छोड़ दे। तो इस तरह हम देखते हैं। तो लगभग आप मान के चलिए कि 7 से 8 की पूरी स्ट्रेटेजी होती है। ये संख्या एक इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली होती है, मतलब ये कभी भी इंक्रीज कर सकती है, 9 या 10 तक कर सकती है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ये अलजेब्रा, और ये आप मान के चलिए कि लगभग ये मिनिमम तो मैंने लिखा है यहाँ पे 7 से 8, बट मैक्सिमम में ये 10 तक भी पहुँच सकता ही है। ये संख्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन होगा मैथमेटिक्स के लिए, वो ट्रिगो का सेक्शन होता है। ट्रायगोनोमेट्री में हमको सबसे ज्यादा जो अगर ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है, ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज एंड एंगल्स। बेसिक ट्रिगो जो आपने 10th क्लास 10th में पढ़ रखा है, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा, इस तरह के जो बेसिक्स फार्मूले हैं, तो वो सारे के सारे फार्मूलेशन, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे उन फार्मूलों पे, तो वो आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा आते हैं, आने की संख्या उनकी क्या है, ज़्यादा है, और कंसिस्टेंसी बहुत ही हाई है। मतलब ऐसा नहीं है किसी ईयर आया किसी ईयर नहीं, लगातार ये बहुत ही ज़्यादा आता है। तो इस पे आपको टूट पड़ना है, यहाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, जो आपने जनरल इक्वेशन पढ़ा होगा, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ऐसे करके एक जनरल इक्वेशन पढ़ा होगा, इससे एक क्वेश्चन मान के चलिए आप। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं आते। एनडीए में भी इनफैक्ट बहुत ही कम आते हैं।
इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस से कभी आया किसी ईयर नहीं आया। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से मस्ट कम है, तो इसको भी मैं वेरी इंपॉर्टेंट रखूंगा। 1 से 2 के करीब क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ से मान लो मैंने 4 क्वेश्चन खींच लिया, तो 4 1 5 2 7 और 1 8, तो लगभग वही कहानी रहती है। 7 से 8 के प्लानिंग पे हम यहाँ भी चलते हैं, ठीक है। 7 से 8 के बेसिक्स प्लानिंग में हम चलते हैं। अभी मैं पूरी की पूरी प्लानिंग आपको दिखा रहा हूँ कि जो सेटिंग होती है क्वेश्चंस की वो किस तरह से होती है। तो 7 से 8 हमने मान लो यहाँ पे मान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एसेंशियल पार्ट है पॉइंट एट स्ट्रेट लाइन। जो बेसिक आप पॉइंट स्ट्रेट, जैसे डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते हो, सेक्शन फार्मूला पढ़ते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हो, कोलिनिटी पढ़ते हो, ये जो चीजें पढ़ते हो, ठीक है, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि बेसिक जो पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन का सेक्शन है वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये मैं वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में रखना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली बहुत ही ज्यादा आता है। तो चलिए ये इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में हम यहाँ पे रखेंगे। तो मान के चलिए आप 3 से 4 के अप्रॉक्सीमेटली करीब इतना इसका रहता है। सर्कल थोड़ा सा कमाता है, इनफैक्ट एनडीए में भी सर्कल कमाता है, तो हम 1 या 2 यहाँ पे हम बोल सकते हैं। पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला से मिला करके टोटल 2 से 3 आते हैं। किस ईयर हो सकता है हाइपरबोला थोड़ा सा कम आता है, तो हाइपरबोला छोड़ा जाए, ठीक है। 2 से 3, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 3 1 4 2 6, तो 6 से 7 में इसको दे देता हूँ, थोड़ा सा कम में इसको देना चाहूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 से 7 के अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन है। अभी मैं बताऊंगा कि फ्लक्चुएशन कैसे होता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद जो अगला जो सेक्शन है हमारा वो है कैलकुलस। कैलकुलस भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट एयरफोर्स में जो पिछले अनुभव रहे हैं हमारे, इधर के जो अभी एग्जामिनेशन लेटेस्ट हुए हैं, उसमें काफी बच्चों से मेरी बात हुई है जिन्होंने कहा है कि कैलकुलस सर काफी अच्छा आया था, काफी ज्यादा आया था। तो चलिए उसमें देखते हैं फंक्शन डिफरेंशिएशन, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फंक्शन एक बेसिक पार्ट है, एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है बच्चों। डिफरेंशिएशन से 1 या 2 मान के चलिए, लिमिट कंटिन्यूटी से 1 2 मान के चलिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी 1 या 2 मान के चलिए, डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 या 2 मान के चलिए, एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन से 1 2 मान के चलिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी आप 1 या 2 मान सकते हैं, एरिया अंडर कर्व से भी आप 1 या 2 मान सकते हैं। अब क्योंकि वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है तो सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, क्योंकि अकेले कैलकुलस ही 25 लेके फिर चला जाएगा। यहाँ से आप इस चीज़ को मानिए कि ये ट्रेंड चला आ रहा है कि 1 2 से ज़्यादा नहीं आता है। आप इसको मिला देंगे तो आप देखिए ना, 2 1 3 2 5 2 7 2 9 11 12 13 14 15 क्वेश्चन हो गया। 15 क्वेश्चन एक मायने रखता है बच्चों, बाकी सिर्फ 10 ही क्वेश्चन क्या लेगा आप जैसे? नहीं, ऐसा नहीं करता है, वो रोटेशन में आता है। वो करता क्या है कि मान लिए कि डिफरेंशिएशन से 2 क्वेश्चन ले लिया, तो लिमिट कंटिन्यूस हो सकता है वहाँ पे छोड़ा जाए या इससे किया जाए। वैसे भी आपके एग्जाम कई रोटेशन में कई लेवल्स पे मतलब लगातार होते रहते हैं, तो उनमें भी वो चीज़ों को रोटेट करता जाता है, ठीक है। उनमें भी चीज़ों का रोटेशन होता जाता है। जैसे कई शिफ्टिंग में आपके एग्जाम्स होते हैं तो उसमें भी वो रोटेशन चलता है कि चलिए एक वाले पेपर में हमने फंक्शन ज़्यादा दे दिया, दूसरे वाले में डिफरेंशिएशन ज़्यादा दे दिया, तीसरे में लिमिट को ज़्यादा दे दिया। बट ऑन एन एवरेज अगर मैं मान के चलूँ, यहाँ हम एवरेज की बात कर रहे हैं, तो आप इससे भी मान के चलिए लगभग 8 से 9 या ये संख्या हो सकता है कि 10 तक कभी कभी चली जाती है कैलकुलस की। तो कैलकुलस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपकी संख्या जो है लगभग 7 से 8 या 10 के अप्रॉक्सीमेटली वो जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, प्लेन एंड स्फीयर। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री जो होता है अभी लेटेस्ट ही है, तो वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री से बहुत ज़्यादा तो नहीं देते हैं लेकिन देते हैं। इससे आप मान के चलिए कि आपके 3 से 4 के अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन जरूर आते हैं, 3 से 4, जिसमें वेक्टर को मैं देना चाहूँगा 1 से 2 के करीब वेक्टर को जाता है, बाकी 3D मिला के वही 2 से 3 के अप्रॉक्सीमेटली जाएगा। तो 3 या 4 या मान के चलिए आप 5 तक यहाँ पे मैंने पहुँचा दिया है, 5 क्वेश्चन तक इसको पहुँचा दिया है, ठीक है। अभी मैं शिफ्टिंग करूँगा, देखिएगा मैं शिफ्टिंग कैसे करूँगा। अब आते हैं हम यहाँ पे लास्ट जो सेक्शन है हमारा स्टेट्स एंड प्रोबेब है, ठीक है। स्टेट्स एंड प्रोबेब है। स्टेट्स एंड प्रोबेब
अब हॉस्टेट्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता, पर प्रोबेबिलिटी ऐसी चीज है कि ये तो हमेशा आएगा। इसके तो आप मान के चलिए कि अकेला ये आपका 2 से 3 या हो सकता है 4 लेकर के चला जाए। स्टेट्स अनप्रेडिक्टेबल होता है, एक दो आपके लेवल पे बहुत बड़ा महत्व है नहीं इसका महत्व एनडीए लेवल पे ज्यादा है, ठीक है। तो एयरफोर्स लेवल पे बच्चों बहुत ज्यादा महत्व नहीं है इसका, 1 से 2 या 3 आप क्वेश्चन मान। वैसे भी इसमें समय थोड़ा लगता है कैलकुलेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सेक्शन एंड हो चुका है, बट यहाँ पे अभी मैं थैंक यू नहीं बोलूंगा। यहाँ पे आप देख लीजिए ध्यान से कि अब मैं इसकी करने जा रहा हूँ शिफ्टिंग। तो हम टोटल जो देखने जा रहे हैं, टोटल पोर्शन आप देखिएगा ध्यान से बहुत। तो टोटल अगर मैंने इसको 7 से 8 का दे दिया, तो टोटल 7 से 8 अगर मैंने सिर्फ इसको दिया, देखिएगा ध्यान से, 7 से 8 अगर मैंने अलजेब्रा को दे दिया, तो टोटल जो बेसिक्स पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं? अलजेब्रा है, ट्रिगोमेट्री है 2, कोऑर्डिनेट 3 और कैलकुलस 4। टोटल 4 स्तंभ है। टोटल 4 क्या है बच्चों? स्तंभ है पूरे मैथमेटिक्स के। इन्हीं स्तंभों पे क्या है, मैथमेटिक्स पूरा टिका हुआ है, तो इनसे ज्यादा लेता है। तो अब 4 जो सेक्शन है, 4 पार्ट हैं, तो अगर मैं 4 गुना 7 करता हूं, आप समझिएगा इस बात को, अगर मैं 4 गुना 7 करता हूं तो ये आता है 28, जबकि क्वेश्चन तो टोटल आते हैं कितने? 25 ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि किसी सेक्शन से बहुत ज्यादा वो नहीं ले सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बंधा हुआ है, कहीं ना कहीं वो बंधा हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि 7 चौक 28 मैथ किया, तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे थोड़ी सी हिलेगी इन द सेंस कि मान लो किसी ईयर कैलकुलस से अकेले उसने 8 से 10 क्वेश्चन ले लिया, कैलकुलस से अकेले ले लिया। अब इनके पास जो क्वेश्चन की संख्या बची वो 15 बची है। अब ये क्या करेंगे कि बाकी सेक्शन से थोड़े से कम रखेंगे, जैसे कोऑर्डिनेट से थोड़ा सा कम रखा। उन 15 क्वेश्चन का बाइफर्केशन में करने जा रहा हूं। मान लो यहां से उन्होंने 3 ही क्वेश्चन दे दिया, फिर अलजेब्रा पोर्शन थोड़ा सा कम रखेगा, मान लो 6 क्वेश्चन ले दिया, तो 6 3 9, ठीक है। और फिर यहां से क्वेश्चन इन्होंने थोड़े से और कम कर दिए, 6 3। इस बार अलजेब्रा से मान लो 3 से 4 ही क्वेश्चन लिए, 6 3 9 9 3 12 मान लो। और बाकी के जो बचे हुए 3 प्रश्न हैं वो वेक्टर 3D से मिला लिया, स्टेट प्रोडक्ट से मिला लिया, उससे मिला करके 3 क्वेश्चन दे दिए। अच्छा, अब मैं ये बोल रहा था बार बार कि ये रोटेशन शिफ्टिंग क्या चीज है? शिफ्टिंग ये चीज है बच्चों कि ये अनप्रेडिक्टेबल है कि उसने कैलकुलस से ही सारा दे दिया। हो सकता है वो इधर से भी दे सकता है, इधर सेक्शन से भी वो प्रश्नों के लिए जा सकता है। क्योंकि कई लेवल पे आप कई आपके पार्ट्स में एग्जाम होते हैं, लगातार होते हैं, तो वो कई पार्ट्स में भी पेपर्स को रोटेट करता रहता है, फ्लक्चुएट कर सकता है। हो सकता है किसी ईयर स्टैट्स एंड प्रोबेब्लिटी से थोड़ा कम कर ले, प्रोबेब्लिटी से 4 या 5 क्वेश्चन डाल दिया, तो उस केस में आपके वेक्टर थ्योरी से मान लो 3 या 4 क्वेश्चन डाल दिया, तो उस केस में क्या होगा कि कैलकुलस से फिर क्वेश्चंस को थोड़ा सा कम किया जाएगा, कुछ क्वेश्चन कोऑर्डिनेट सेक्शन से कम किए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके ट्रिगो सेक्शन से कम किए जाएंगे। तो यहाँ हम थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल होते हैं इस एग्जाम के लिए, तो हम ये ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं। ये हर बार मैं बोलता हूँ कि एक एवरेज क्राइटेरिया बनाइए कि ऑन एन एवरेज क्या आ रहा है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं कैलकुलस की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज आप 10 क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑन एन एवरेज अगर मैं ट्रिगो की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन की। ऑन एन एवरेज अगर मैं अलजेब्रा की बात करूँ तो 7 या 8 क्वेश्चन, और बाकी आपके 3D वगैरह ये सब मिला के ये 5 से 6 क्वेश्चन की बात है। तो ये 4 पिलर, 4 जो स्तंभ हैं, अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री और आपका ट्रिगोमेट्री, ये 4 जो पिलर है, 4 जो बेसिक पार्ट्स हैं, 4 जो पिलर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे रोटेशन में बार बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लानिंग बना लिया है, एक स्ट्रेटेजी बना ली है कि अगले 3 मंथ्स के लिए हमको किस तरह से जाना है। अब थोड़ा सा यहाँ से एक चीज़ और डिस्कस करूँगा कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, मैथ्स को शुरू कहाँ से करना चाहिए। तो बच्चों, मेरी सलाह, मेरी सजेशन सबसे पहले ये रहती है कि जो मैथ आप स्टार्ट करना कभी भी, वो अलजेब्रा वाले सेक्शन से स्टार्ट करना। इसके 2 रीज़न है। देखिए, नंबर 1 रीज़न क्या है? नंबर 1 ये रीज़न है
कि अलजेब्रा बेसिक मैथमेटिक्स होती है और जनरली काफ़ी बच्चों ने उसको पढ़ रखा होता है, काफ़ी बच्चों के लिए चीज़ें आसान होती हैं। तो मेरी सजेशन ये रहती है कि पहले आप अलजेब्रा सेक्शन से आप स्टार्ट कर लो, देन आफ्टर आपको फिर आना है किस पे, आपको ट्रिगो सेक्शन। ये अरेंजमेंट ही मैंने उसी दिन से किया, ट्रिगो सेक्शन। उसके बाद आप पूरा का पूरा ध्यान अलजेब्रा खत्म करने के बाद पूरा ध्यान आप किस पे दोगे बच्चों, ट्रिगो सेक्शन पे दोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन में उसके बाद फिर आप एंटर करोगे, देन आप एंटर करोगे यहाँ पे कैलकुलस वाले क्वेश्चन। कैलकुलस इसलिए बोला कि उस समय तक जब तक आप कैलकुलस पे पहुंचोगे आप 2-3 चीज़ें ओवर कर चुके होंगे और एग्ज़ाम के काफ़ी क्लोज तक पहुंचे होंगे, लगभग 1 महीने लगभग बचे होंगे आपके पास, 30 डेज आपके पास बचे होंगे। अच्छा, उस वक्त अगर आप कैलकुलस को कर रहे हैं जस्ट बिफोर 30 डेज ऑफ योर एग्जामिनेशन, तो कैलकुलस थोड़ा सा कठिन होता है। उस वक्त वो आपको बिल्कुल ताज़ा वो चीज़ याद रहेगी, कैलकुलस के फार्मूले याद रहेंगे, उसके रूल्स याद रहेंगे, तो आपके लिए एग्ज़ाम में ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर पहले ही आप कैलकुलस कर लेंगे तो कैलकुलस के फार्मूले इतने बड़े हैं, क्वेश्चन इतने बड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेगा। बाकी अलजेब्रा ट्रिगो के बेसिक्स पार्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा भूलने वाली चीज़ें नहीं होती है, तो आप भूलोगे नहीं। तो ये सबसे बेस्ट मैंने बता दिया है। अब इसके बाद जो हम चलेंगे वेक्टर 3D और देन स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी बच्चों चलना है, ठीक है। ये पूरी की पूरी प्लानिंग है, पूरी की पूरी स्ट्रेटजी आपकी चलनी है। मैं एक बार और आपको गिना दूँ, आपको स्टार्ट किससे करना है बच्चों, अलजेब्रा सेक्शन से स्टार्ट करना, देन आफ्टर जंप करना आप ट्रिगो पे, उसके बाद आप जंप करना 2D पे, देन आफ्टर आप जंप करना कैलकुलस पे, कैलकुलस के बाद फिर आप जंप करना किस पे, आप जंप करना वेक्टर अलजेब्रा पे और 3D पे, और देन आफ्टर आप फिर स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी को ओवर कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी पूरी की पूरी ये 3 मंथ्स की प्लानिंग थी। और इसमें आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि नोट्स अपने बहुत अच्छे बनाना बच्चों। जितने अच्छे आपके नोट्स बने होंगे मैथ्स में, उतना ही आपके आगे जाने के चांसेस ब्रॉड होंगे। तो लगातार हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, आप मिस नहीं करेंगे अगर आप कहीं पर भी हो। तो इसके लिए भी हम वीडियोज़ को लेकर आते ही रहते हैं, और हमारी क्लासेस भी ऑफलाइन बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे इसके लिए। तो इसके लिए आप फिर संपर्क यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही जल्द हम क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं, ऑफलाइन क्लासेस को, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी होगा वो आपको सूचना इसके डे टू डे मिलती जाएगी, तो बिल्कुल है, मोस्ट वेलकम है। और साथ ही तैयारी आपकी आज ही से स्टार्ट आपको कर देनी है। समय बहुत तेज़ी से चलता है, तो उसमें विलम्ब नहीं करना है। एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैंने बता दिया है, बस आपको एक लक्ष्य बनाकर आपको तैयारी आपकी शुरू कर देनी है। इन्हीं शब्दों के साथ चलिए एंड करते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।